दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली बता दूं तो ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का है। ये वीडियो लेक्चर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस सब्जेक्ट जो है उसका ये लेक्चर वीडियो है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, पिछले साल का पेपर था, उस पेपर को उत्तर सहित मैंने लाया है। ठीक है, तो इस चूँकि ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, एक प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न होते हैं, जिसको एक वीडियो में 30 प्रश्नों को शामिल करके 2 वीडियो बनाया गया है। ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट भी चैनल पे आने वाला है, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, या फिर इसी तरह के लगातार कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है, हर बार यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे प्रश्न पत्र, उसमें नए प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे ही जाएंगे। और आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, वरना मेरा मेहनत का कोई औचित्य नहीं रहेगा और आप भी अच्छे स्कोर करने से चूक जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और दोस्तों अब बकवास बंद करके सीधे प्रश्नों के सिलसिला शुरू करते हैं। ये हुआ सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस, यू कैन सी हेयर। एंड हम लोग नीचे जा रहे हैं और नीचे प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। और ये फर्स्ट प्रश्न है, ये फर्स्ट प्रश्न है। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से अब ध्यान इधर उधर मत करिए, बिल्कुल देखिए। अर्थशास्त्र है दोस्तों, इकोनॉमिक इज़ ए एन। तो दोस्तों इकोनॉमिक जो है वो साइंस एंड आर्ट्स दोनों है। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की कीमत को रुपए में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसे मूल्य कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत को हम लोग रुपए में व्यक्त करते हैं तो उसे मूल्य कहा जाता है। ठीक है, प्राइस कहा जाता है इंग्लिश में। और नेक्स्ट है सामान्य मूल्य है। तो दोस्तों नॉर्मल प्राइस इज लॉन्ग पीरियड प्राइस, यानी दीर्घकालीन मूल्य, यानी सामान्य मूल्य है तो ये दीर्घकालीन मूल्य है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एकाधिकार बाजार में उत्पाद होता है। तो दोस्तों एकाधिकार बाजार में जो उत्पाद होता है वो एक रूप होता है। ठीक है, होमोजेनियस होता है। इन मोनोपोली मार्केट सिचुएशन द प्रोडक्ट इज होमोजेनियस। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एक दिन के अंदर मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों ये किस बाज़ार में होता है, तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूध का तो जो रेट होता है वो लगभग स्टेबल होता है, अस्थिर रहता है। 1-2 रुपये का उछाल देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी दिनों के बाद। लेकिन जो सब्जी का बाज़ार होता है उसमें क्या होता है, जो उसका जो प्राइस होता है वो हमेशा बढ़ते घटते रहता है। जैसे अभी आप मान करके चलिए, अभी टमाटर का जो रेट है वो 150 रुपये प्लस है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सब्जी का भाव होता है बाज़ार में वो काफ़ी ज़्यादा वो स्टेबल नहीं रहता, वो इधर उधर होते रहता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विपणन एक प्रक्रिया है। मार्केटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ। तो दोस्तों विपणन एक प्रक्रिया खरीदने और बेचने की है। ठीक है, मार्केटिंग में तो यही तो करते हैं, हम लोग खरीदते हैं, और जब भी हम लोग खरीदते हैं तो जो कोई बेचता है उससे खरीदते हैं। सो इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ही क्या है, मार्केटिंग का प्रोसेस है। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर होता है उपयुक्त सभी होता है, जैसे आयकर, संपत्ति का कर और उत्तराधिकार कर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो कि हिंदी में आप इसको प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। और नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर यानी एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो पूंजीगत लाभ होता है वो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोस्तों जो भी मैं प्रश्नों को आपके सामने रट के चिल्ला रहा हूँ, तो आप लोग भी, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो भी मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, वरना मेरा चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और आप भी, मैं गारंटी करता हूँ कि आप अच्छे स्कोर करने से चूक जाएंगे, क्योंकि हर बार यही होता है जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने उस चीज़ को ला दिया है जो कि आपको चाहिए था। तो आप लोग भी इसको अंत तक देखिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि आने वाले हर पेपर के, हर टॉपिक का और यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट है, BU झांसी हो या CSJMU कानपुर हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, सभी का जो अपडेट्स होता है मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। सो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी विपणन क्रिया वस्तु के
स्थान उपयोगिता को जन्म देती है? कौन सी विपणन क्रिया जो है वस्तु में स्थान उपयोगिता को जन्म देती है? तो दोस्तों ये जो है ये यातायात जो होता है ये स्थान उपयोगिता को जन्म देती है। और नेक्स्ट है नियंत्रित बाजार में कौन सा मध्यस्थ अधिकतम कॉमन पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ये नियंत्रित बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम। तो दोस्तों अदर नेम ऑफ लोकल मार्केट, तो आप इसे विलेज मार्केट कह सकते हैं। यानी दोस्तों जो आपका ग्रामीण बाजार होता है वो आपका क्षेत्रीय बाजार के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु में मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका होती है? तो मांग की और पूर्ति की। यानी दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का अहम भूमिका किसी होती है? तो मांग की और पूर्ति दोनों की, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से बाजार में क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये जो होता है ये द्वितीयक थोक बाजार जो होता है इसमें क्या होता है बहुत बड़े भारी मात्रा में किनने वाले और खरीदने वाले और बेचने वाले मौजूद होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी विपणन के क्षेत्र में अग्रणी है? देश में, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे गलती पढ़ दिया और फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश में सहकारी विपणन के क्षेत्र में अग्रणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडर इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट इन द कंट्री? तो ये जो नेफेड है, ठीक है, ये अपने देश में सहकारी संस्थाओं का बात करें तो ये काफ़ी अग्रणी संस्था है। और नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग इज सिचुएटेड एट मुंबई, यानी भारतीय पैकिंग संस्थान जो है वो मुंबई में स्थित है। और नेक्स्ट है सहकारी खेती में धीमी प्रगति के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे आप इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे। किसानों को अपनी खेती में से मोह, सरकार द्वारा उपेक्षा और समन्वय के अभाव, ये तीनों जो कारण हैं ये सहकारी खेती को धीमी बना देती है। और नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे तो जो कृषि क्षेत्र है वो मोस्टली आपको जो भोजन और चारा का जो है वो सप्लाई करता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसका क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है जहाँ पूर्ति मांग से अधिक होता है। क्रेता बाजार वहीं प्रदर्शित होता है जहाँ खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका वह बाजार जिसमें अस्थायी एवं टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है उसे निरपेक्ष बाजार कहा जाता है। क्या दोस्तों? उसे सेकुलर मार्केट कहा जाता है जिसमें अस्थायी व टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। और तो नेक्स्ट है इसका निरपेक्ष बाजार तक तो हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका विपणन योग अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है? तो दोस्तों जो परिवार का आकार होता है इसका विपणन योग्य अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। और दोस्तों ये इकोनॉमिक का पेपर है तो इकोनॉमिक में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हैं और मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, तो ये नागपुर में है, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है एगमार्क। और नेक्स्ट है दोस्तों वित्त बाजार किसान को किस समय दिया जाता है? बाजार वित्त किसान को किस समय दिया जाता है दोस्तों? तो ये भंडारण के समय दिया जाता है। बाजार वित्त जो होता है वो किसानों को भंडारण के समय दिया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का आधार होता है? तो दोस्तों थोक बाजार एवं फुटकर बाजार का जो बाजार का वर्गीकरण का आधार होता है वो व्यापार की मात्रा होता है। अगर ज़्यादा व्यापार हो तो वो बड़ा बाजार होगा और कम व्यापार हो तो वो छोटा बाजार होगा, या खुदरा या थोक व्यापार नहीं होगा, वो फुटकर बाजार होगा। और नेक्स्ट है दोस्तों मूल्य भुगतान और मूल्य प्रगति का अंतर जो कि बाजार मध्यस्थ द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाता है को कहते हैं? तो दोस्तों उसको मार्केटिंग मार्जिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मार्केटिंग मार्जिन कहते हैं। और दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज़ का 25 प्रश्न को हम लोगों ने साफ कर दिया और बाकी के 5 प्रश्न हैं। और पांचों प्रश्न को देखें इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये जो ऑफ़र है इसको मिस ना करें, ठीक है। तो आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। और साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ भी आप जा करके जो मुझे फेसबुक से या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट है विपणन योग अधिशेष बढ़ता है यदि खाली स्थान बढ़ता है? तो दोस्तों विपणन योग अधिशेष कब बढ़ता है? जब फार्म का आकार
बढ़ता है। और नेक्स्ट है, किसान को अपने उत्पाद की वह मात्रा जो अपनी आवश्यकता के बाद बेचने की इच्छा रखता है कहलाती है। तो दोस्तों इसे विपणन योग्य अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, किसान की अपने उत्पाद की वह मात्रा जो अपना आवश्यकता के बाद बेचने की इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है, विपणन योग्य अधिशेष। ठीक है, जैसे मैंने या फिर कोई किसान जो है अपना प्रोडक्शन किया और अपने खाने पीने के जो भी जुगाड़ है उसको कर लिया, उसके बाद ही बेचेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, यानी विपणन योग्य अधिशेष। और नेक्स्ट है, धान की तुलना में कपास का विपणन योग्य अधिशेष खाली स्थान होता है। तो दोस्तों अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों धान का डायरेक्ट यूज हम लोग करते हैं चावल बना करके, लेकिन कपास का प्रोसेसिंग के लिए सभी किसानों के पास प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं है, जिससे वो कपास का प्रोडक्शन करने के बाद डायरेक्ट कंपनी को बेच देते हैं। और वैसे भी आम किसान कपास का यूज़ तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, जब तक उसका कपड़ा अपना ना बन जाए। और नेक्स्ट है कच्चा आड़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है। तो दोस्तों जो कच्चा आड़तिया होता है वो किसान के पक्ष से काम करता है, और वहीं जो पक्का आड़तिया होता है वो व्यापारियों के पक्ष से काम करता है। और नेक्स्ट है, पक्का आड़तिया किसके पक्ष में काम करता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो पक्का आड़तिया होता है वो काफ़ी बेईमान होता है। सब वो क्या करता है कि व्यापारियों के पक्ष से काम करता है और किसानों को अरे गहरे मूल्य दे करके उनका प्रोडक्शन को, फसल को खरीद लेता है और किसान को ठेंगा दिखा देता है। दोस्तों ये जो था यहीं पे समाप्त होता है, और आगे का जो भी प्रश्न है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।